जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कि क्या होता है नर्वस सिस्टम। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है नर्वस सिस्टम। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में होता क्या है कि शरीर का वैसा अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करता हो, उसे सामूहिक रूप से नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए आज हम समझते हैं ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो यहां पे डालते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये सूचना का आदान प्रदान करने में मदद करता है। किसका? सूचनाओं का। सोचने समझ सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचना का आदान प्रदान, आदान प्रदान। इसके अंदर दो आते हैं। एक हमारा जो ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही काम करते हैं। पहला हो गया ब्रेन, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरु रज्जु कहा जाता है। मेरु रज्जु। ठीक है, तो पहले हम ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन जो होता है, ये ब्रेन जो हमारे ब्रेन क्या करता है, ये पूरे बॉडी का कंट्रोलर होता है। कहने का सेंस ये भी है कि पूरे शरीर का एमसीवी बॉक्स होता नहीं, जैसे घर में एमसीवी जो बॉक्स होता है उससे पूरे घर की बिजली कंट्रोल होती है, वैसे ही ये मेरे पूरे शरीर को, हाथ को, पैर को, किडनी को, गुर्दा को, हार्ट को कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा ब्रेन। तो हम ये भी कह सकते हैं एक नॉर्मली भाषा में कि पूरे शरीर का जो एमसीवी बॉक्स होता है, यानी कि कंट्रोल करके रखता है, वो कौन रखता है? ब्रेन। कौन रखता है? ब्रेन। तो हम पहले चलिए हेडिंग डालते हैं ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन, इसे मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखिए, जो ब्रेन जो होता है, ये क्रेनियम नामक हड्डी, ये हमारी जो शरीर की जो हड्डी होती है, वो मैंने हड्डी वाले चैप्टर में बताया था। जो हमारी फेस की होती है वो 14 होती हैं, क्रेनियम में 8 होती हैं, कान में 6 होती हैं, हार्ट होती है 1। ऐसे हमारे पूरे शरीर में 29 हड्डियां होती हैं। कितनी? सर में, सॉरी हम शरीर कह रहे हैं, सर में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें जो खोपड़ी की जो हड्डी होती है, जिनको ब्रेन को जो कवर्ड करती हैं, मतलब ढकती हैं, बाहर से मजबूती देती हैं, उन हड्डियों को कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहा जाता है? क्रेनियम में 8 हड्डी होती हैं, 8 के अलग अलग नाम होते हैं, वो हम उसमें बताए थे। तो इसे सुरक्षा देता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है ब्रेन को, तो क्रेनियम नामक हड्डी। अब यहां पे लिख देते हैं सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम नामक हड्डी। अब क्या होता है, इस हड्डी के अंदर ये बाहर से मजबूती देता है। जैसे अगर कोई किसी को मारता है तो ये हड्डी में लगेगी। किसमें लगेगी? हड्डी में। और कोई ज्यादा उमच के मार देगा तो हड्डी के अंदर भी लग जाती है, और ज्यादा उमच के मार देगा तो खोपड़ा फट जाता है, खोपड़ी फट जाती है ना, तो और जो मार देगा तो उसमें क्या होता है, अंदर ब्रेन में जाके दिक्कत हो जाती है। और ब्रेन की जो नसें होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली पतली। तो बाहर से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ब्रेन को बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है क्रेनियम नामक हड्डी। इसके अंदर क्या होता है, एक झिल्ली होती है। ये देखो, पहली सुरक्षा तो ये हो गई। दूसरी सुरक्षा, जो ब्रेन जो होता है वो खुले नहीं होता जैसे हड्डी के बाद सीधा ब्रेन है, नहीं, ब्रेन एक झिल्ली में बंद रहता है। तो ब्रेन किस झिल्ली में रहता है? ब्रेन किस झिल्ली में रहता है? ब्रेन एक झिल्ली में रहता है जिसे कहा जाता है मेनिनजॉइट। मेनिनजॉइट नामक
झिल्ली में रहता है। ज्यादातर देखा जाए जो हमारे शरीर के जो ज्यादातर पार्ट जो होते हैं वो किसी न किसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे मैंने बताया था जो किडनी होती है वो पेरिटोनियम में रहती है, फेफड़ा होता है प्लूरा मेम्ब्रेन में रहता है, हार्ट जो होता है वो कार्डियक किडनी में पेरिकार्डियक झिल्ली जो होती है उसमें रहता है। तो ऐसे ही जो ब्रेन जो रहता है वो झिल्ली में रहता है, जिसे मेनिंजॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंजॉइड। अब बात करते हैं ब्रेन की वजन की। तो ब्रेन का जो वजन होता है, ब्रेन का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम, 1350 ग्राम से 1409 ग्राम तक होता है। ठीक है, ये ज्यादा ही वजन का होता है। ये कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का देखा हो तो सर छोटा होता है, शरीर भारी होता है, तो एकदम अजीब सा लगता है ना। तो ये इसका मतलब कम से कम वजन 1350 ग्राम होता है और ज्यादा से ज्यादा 1409 ग्राम होता है। ठीक है, ये इसके होता है वजन। अब बात करते हैं इसकी इकाई की। तो ब्रेन जो होता है, देखो एक बात और समझिए यहाँ पे, जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन में जो कोशिका पाई जाती है उसे न्यूरॉन सेल कहा जाता है। क्या? जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका, उसे का नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल से बना होता है ब्रेन। इस न्यूरॉन सेल में क्या होता है, इसकी जो इकाई होती है, इकाई लिख दो तुम, ब्रेन की जो इकाई होती है, इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन। अब भी बात मैंने बताई थी किडनी वाले चैप्टर में कि इकाई का मतलब होता है जो चीज उससे ज्यादा जिस चीज से मिलकर बनी होती है उसे उसकी इकाई कहा जाता है। जिसका हमने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे बूंदी का लड्डू जो होता है, बूंदी के लड्डू में सारा कुछ होता है पर उसकी सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो बुनिया की होती है, बूंदी की छोटी छोटी बूंदों की होती है। तो ऐसे उसको हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मली भाषा में कि लड्डू की जो इकाई होती है बूंदी होती है। ऐसे ही जो ब्रेन की जो सेल होती है, न्यूरॉन, जो ब्रेन जो बना होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका? न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन सेल का। इसमें क्या होता है, इस न्यूरॉन सेल में इसकी एक खराबी सबसे बड़ी है, पहली बात तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है और इसके जन्म के बाद ब्रेन जो होता है इसमें जन्म के बाद कोई पूर्णतः विभाजन नहीं होता है। अब पूर्णतः विभाजन कोशिका वाली चैप्टर में मैंने बताया था कि पूर्णतः विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिस कारण कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिका विभाजन। तभी आपने देखा हो जो गवर्नमेंट जो होती है ज्यादातर जो गाड़ी लोग चलाते हैं उन्हें हेलमेट पहनने के लिए ज्यादा मजबूर करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो इसके अंदर जो सेल है, न्यूरॉन सेल है, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगर इसमें एक बार कोई चोट लग गई और खराब हो गई तो पूरा ब्रेन डिसमिस हो जाएगा, पूरा ब्रेन खराब हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इतना फोर्स करती है कि इसमें मतलब कोई बचने का चांस नहीं है, इसको सुरक्षित रखो, ब्रेन को सुरक्षित रखो। अब लोग कहते हैं तो ब्रेन हेमरेज कैसे हो जाता है? जो ब्रेन हेमरेज होता है वो कैसे हो जाता है? तो जो न्यूरॉन सेल जो होती है, न्यूरॉन यहाँ पे, ये जो न्यूरॉन सेल जो होती है ये मिलकर बनी होती है। जो ब्रेन की जो सेल होती है वो 90% न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी होती है। बाकी जो 10% होता है वो होता है गिलियल सेल। क्या होती है? गिलियल सेल। तो 90% तो इसका होता है, 90% से 90% का बना होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल जो होती है वो 90% होती है पूरे ब्रेन में। बाकी जो 10% होती है वो होती है गिलियल सेल। गिलियल सेल। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता ताकि ये कोशिका का विभाजन नहीं कर पाता है, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है तो यही कारण बन जाता है ब्रेन हेमरेज का। किसका? ब्रेन हेमरेज का। ब्रेन हेमरेज नहीं, ब्रेन ट्यूमर, सॉरी, ब्रेन ट्यूमर का। ब्रेन ट्यूमर का कारण यही बन जाता है। ब्रेन कैंसर जो होता है, ब्रेन कैंसर को ही ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो कोशिका का डिवीजन हो जाता है, इसमें जो सेल होता है इसमें कोशिका बढ़ जाती है। कैंसर है क्या? कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। मतलब कि जो सेल का जो डिवीजन हो जाए वो कंट्रोल के बाहर हो जाए तो वही बन जाता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। किसका? कैंसर का। तो इसमें कैंसर का कारण ये बनती है 10% जो होती है वो होती है गिलियल सेल। कौन होती है? गिलियल सेल। बाकी 90% होता है न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम। तब तक इसको चाहे तो लिख लीजिए। इससे आगे चलते हैं न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, इसको मैं दूं तब तक चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं न्यूरॉन सेल के बारे में।
तो देखो जो न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। कैसा? इस तरीके से। इसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। ये उस सेल का एक ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तो न्यूरॉन सेल जो होती है, न्यूरॉन ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये जो ऊपरी भाग जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो ऊपरी भाग जो दिख रहा है, इसको, इस कोशिका को ही कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका होती कौन सी है? तो होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। अब इसकी जो 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 बीच का जो एरिया होता है, इसकी लंबाई जो होती है, लेंथ, इसकी जो लेंथ जो होती है, ये यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ को कहा जाता है साइनेप्स। जो कोशिका, जो न्यूरॉन सेल की जो लंबाई को साइनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनेप्स। तो इसकी जो लंबाई होती है, इसे क्या कहा जाता है? साइनेप्स। इसे साइनेप्स कहा जाता है। और इसके ठीक नीचे ये गोल संरचना पाई जाती है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है? एक्सॉन। ये गोल संरचना होती है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन। एक्सॉन, इसे एक्सॉन कहा जाता है। अब होता क्या है, ये ब्रेन में एक सेल नहीं होती है, ये तो एक सेल का स्ट्रक्चर है। ऐसी सेल होती हैं बहुत ज्यादा सेलों से मिलकर बना होता है ब्रेन। इसमें क्या होता है? इसमें सिग्नल जाता है। क्या जाता है? सिग्नल। तो होता क्या है, जैसे कि ये कोशिका है, मान लो एक ये कोशिका है और एक दूसरी कोशिका, जैसे हम यहाँ पे बना दें ऐसे करके, ऐसे, ये एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये दूसरी एक कोशिका बना दें, तो होता क्या है, ये दोनों जो कोशिका के जो एक्सॉन होते हैं, उन एक्सॉन एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है। उन गैपों के बीच में, इसमें जैसे ये गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये एक एक्सॉन है, एक ये एक्सॉन है, एक ये एक्सॉन है। तो इन दोनों एक्सॉन के बीच में कुछ गैप होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं। इन दोनों के बीच में सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है? ये सिग्नल जो पहुंचाने का काम करता है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहा जाता है सोडियम। क्या कहा जाता है? सोडियम। ये सिग्नल को, यानी कि आवेग को संरक्षण करने का, संचरण करने का काम कौन करता है? ये करता है सोडियम। अब ये क्या होता है, ये दूसरे जुड़े नहीं रहते हैं, उनके अंदर जो सिग्नल जाता है एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में, सिग्नल को पहुंचाने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। कौन करता है? सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें, न्यूरॉन जो होता है, इसकी जो लंबाई होती है, फिर साइनेप्स कहा जाता है। इसके लास्ट छोर पर एक्सॉन पाया जाता है, और एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़े नहीं रहते हैं, उनके बीच में कुछ गैप होता है। अतः जो गैप होता है उसमें लिक्विड भरा रहता है, सोडियम जिसे कहते हैं, और सोडियम के माध्यम से ही सिग्नल जाता है। क्या जाता है? सिग्नल। अब होता क्या होता है, कभी कभी गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। हाइड्रा होता है पानी, डी का मतलब कमी होना। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ये जो एसिड होता है ये कम होने लगता है, ये कम होने लगता है, कम जाएगा, कहीं इक्का दुक्का जाएगा, तो ये कम होने लगता है। कैसा? कम होने लगता है। तो ये जब कम होता है तो सिग्नल नहीं जाता है, ब्रेन काम नहीं करता है। ब्रेन कहता है अरे साला सर में दर्द हो रहा है यार, ये नहीं होगा मुझसे, तो ये कहता है चलो थोड़ा आराम करें। तो डिहाइड्रेशन की कमी से होता क्या है, जैसे गर्मी लगी है, हमारे शरीर से पसीना ज्यादा निकल गया, तो पसीने से हमारे शरीर से NaCl भी निकल जाता है, सोडियम भी निकल जाता है, और साथ ही साथ पानी भी निकल जाता है। तो क्या होता है, इसमें जो होता है, जो सोडियम की जो कमी हो जाती है, लोग क्या करते हैं, चीनी पानी पी लेते हैं, कोई शरबत बना के पी लिया, हल्का नमक डाल के पी लिया। तो क्या होता है, उससे हाइड्रेशन, पानी की भी कमी पूरी हो जाती है, और साथ ही साथ जो सोडियम की कमी हो रही थी वो भी पूरी हो जाती है, और फिर ये अपने आप काम करने लगता है। इनके बीच में जो हो जाता है पूरे काम करने लगता है। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए था। क्या था? समझाने के लिए। ये समझाने के लिए। तो न्यूरॉन में एक्सॉन, न्यूरॉन में मतलब कि ब्रेन में संरक्षण, संचरण, आवेग संचरण का काम कौन करता है? कौन करता है? सोडियम। कौन करता है? सोडियम। ठीक है, सोडियम करता है। और साइनेप्स की लंबाई होती है, और एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं रहता है। अब क्या होता है, देखो ये तो हो गया न्यूरॉन।
अब न्यूरॉन के बारे में समझ गए, इससे मिलकर बना होता है ब्रेन। अब हम समझते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में। किसके? पार्ट ऑफ ब्रेन के। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तो ठीक है, अब हम हेडिंग डालते हैं ब्रेन की। ब्रेन पूरा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैंने डालते हैं ब्रेन की। चाहे तो तब तक इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको मैट देते हैं। अब ब्रेन के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेन जो होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, इसे फ्रंटियर ब्रेन बोला जाता है। दूसरा मध्य मस्तिष्क, इसे मीडियम ब्रेन बोला जाता है मस्तिष्क। और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। देखो ब्रेन जो होता है, ब्रेन का आगे वाला पार्ट, जैसे ये आगे का फेट जो होता है आगे का, इसे कहा जाता है फ्रंटियर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। और इसके जो पीछे होता है इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। और इनके जो बीच में होता है उसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो पार्ट ऑफ होता है अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का कितना होता है? लगभग सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2/3 तो यही होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जो होता है, देखो सेरिब्रम, ये सेरिब्रम होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये कितना परसेंट होता है? ये 66% होता है। कितना होता है? 66%। सेरिब्रम जो होता है वो 66% होता है। इसे हमारी मेमोरी कहा जाता है, यानी कि स्मृति कहा जाता है। इसे स्मृति कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो सारी इसी में रहती है। हम किसी चीज को याद रखते हैं, गाना याद रखते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, हम उन्हें रखते हैं, इन्हें रखते हैं। जितना चीज हम याद रखते हैं वो सारा किस में जाता है? इसमें। कहने का सेंस ये भी है, जैसे हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, तो ऐसे ही हमारे शरीर की ब्रेन की जो हार्ड डिस्क होता है वो होता है सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा होता है पूरे ब्रेन का 66%। समझिए, जैसे ये ब्रेन है, जैसे ये ब्रेन है, यहाँ पे बना दिया समझने के लिए। तो ब्रेन का पूरा 66%, तो ये इतना एरिया तो किसका होता है? सेरिब्रम का। ये सबसे ज्यादा तो यही रखता है। 66% किसका होता है? सेरिब्रम का। बाकी में थोड़े थोड़े होते हैं। ये थैलेमस हो गया, यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया, इधर हो गया मेडुला, ये मध्य मस्तिष्क में आता है सेरिब्रम एरियम, वो मध्य मस्तिष्क में आता है सेरिब्रम पेंडिकल कार्पोरा। तो सबसे ज्यादा ओवरऑल जो होता है इसका जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है प्रामस्तिष्क। इसे प्रामस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क भी कहा जाता है। ये क्या होता है? ये स्मृति को याद रखता है। स्मृति यानी कि मेमोरी। मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। और इसमें क्या होता है? इसमें मेमोरी में याददाश्त होता है, ज्ञान, बुद्धि, चिंता, इच्छा, ये सारी चीज इसी में होता है। ये कंट्रोल कौन रखता है? सेरिब्रम। अब क्या है, इस सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हम किसी चीज को जब याद रखते हैं, जैसे मैंने कोई चीज यहाँ पे पढ़ी, तो हम उसे कितना देर याद रख सकते हैं वो चीज नापा जाता है कार्टेक्स में। जो ब्रेन की जो याददाश्त की जो क्षमता होती है उसे कार्टेक्स में नापा जाता है। किसमें? कार्टेक्स में। लेकिन जो स्टोरेज रहता है वो रहता है सेरिब्रम में। किसमें रहता है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम में। और इसका देखो
पहली बात तो इसकी जो जैसे ये कम होता है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसका मतलब वो होता है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हम कोई चीज को जब कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं तो हमारे ब्रेन के वहां में चला जाता है जो हमेशा रिकवर होता रहता है। और हम कोई चीज को एक दो बार पढ़ते हैं तो हाल फिलहाल तो वो याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाएंगे। तो ये क्या दिखाता है, ये प्रैक्टिस को दिखाता है, यानी कि ध्यान ज्यादा करो। किसका? ध्यान। ध्यान से क्या होता है, हमारा सेरिब्रम बहुत तगड़ा होता है। पता है जो स्वामी विवेकानंद थे, जिसे नेपोलियन हिंदू कहा जाता था, उनका सेरिब्रम इतना तगड़ा था, इतना तगड़ा था कि अपने घर पर बैठे पूरे कलकत्ता की लाइब्रेरी कौन सी ग्रेज में कौन सी बुक रखी है ये भी बता देते थे अपने घर में बैठे। क्यों? जब वो वहां पे पढ़ते थे तो उनका सेरिब्रम बहुत तगड़ा था, अपने दिमाग ही में खोल लेते थे किताब को। समझो हमारे जो ब्रेन की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अपने ब्रेन की जो हमारी स्टोरेज क्षमता है, अगर उसकी हम कोई फिल्म भी बनाए ना तो जिंदगी गुजर जाएगी, 60 साल लग जाएंगे उसे कंटिन्यू देखने में, इतनी स्टोरेज होती है इस ब्रेन की। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये पूरे ब्रेन का कितना होता है, 2/3 या 66%। कितना होता है? 66%। अब समझते हैं हम थैलेमस को। किसको? थैलेमस को। थैलेमस को थैलेमस को इसमें लिखती रखो। अब समझते हैं हम थैलेमस को। थैलेमस क्या करता है, ये थैलेमस ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। ये थैलेमस जो होता है ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे बाहर गर्मी है, हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है, कौन बता रहा है कि बाहर गर्मी है? थैलेमस बता रहा है ब्रेन को कि बाहर गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो शरीर से पसीना निकलने लगता है। बाहर से कोई मार रहा है, जैसे कोई पीट रहा है, कोई छुरी घूस रहा है, कोई चाकू घूस रहा है, कोई सुई घूस रहा है, तो कौन बताता है? थैलेमस बताता है ब्रेन को कि तुम्हें कोई मार रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है बाहर ठंडी है तो ये बताएगा कि शरीर पे कपड़ा डालो, मतलब ठंड लग रही है। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? तो थैलेमस। ये क्या करता है? ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे एग्जाम्पल में दर्द, कोई मारना पीटना हुआ, दर्द दर्द मान लो यार, दर्द जैसे कोई बाहर से मार रहा है तो दर्द होगा ना। मारना, गर्मी, सर्दी, ठंडी, ठंडी, गर्मी, ठंडी, सर्दी, मारना पीटना, बाहर की जितनी भी चीजें होती हैं इन सब का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस। अब आया है हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस में कोई दिक्कत? ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे मारना पीटना, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कोई कूच रहा है, कोई नोच रहा है, ये सारी चीजों का ज्ञान ब्रेन को कौन कराता है? ये कराता है थैलेमस। कौन कराता है? थैलेमस। हम चलते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसका ठीक उल्टा होता है। ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, हाइपोथैलेमस आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। मेरी आंतरिक क्रिया जो शरीर के अंदर होती हैं, ये क्या करता है? ये आंतरिक क्रियाओं का, किसका? आंतरिक क्रियाओं का क्या कराता है? ज्ञान कराता है, क्रियाओं का ज्ञान कराता है। जैसे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कौन बता रहा? ये हाइपोथैलेमस बता रहा है। भूख, दर्द, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, किसी के साथ अट्रैक्शन, ये क्या होता है? ये अंदर का जो हाइपोथैलेमस होता है ये बताता है आंतरिक क्रिया को। जैसे मान लो मैंने कोई चीज खा ली तो दर्द होने लगा, तो कौन बता रहा है ब्रेन को? आंतरिक जो हाइपोथैलेमस होता है वो आंतरिक क्रिया को बताता है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तब ब्रेन कहता है अरे पेट में दर्द हो रहा है, चलो दर्द की गोली लाए, डॉक्टर से गोली लाए। तो आंतरिक क्रिया, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। जैसे भूख, प्यास है। और क्या होता है? जैसे बुखार है, शरीर में बुखार है, तो शरीर को जो बुखार है, टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी लगने लगी, तो कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस बताता है भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, घृणा, गुस्सा। गुस्सा भी तो अंदर से ही आती है, बाहर से थोड़ी ना आती है। गुस्सा भी कौन जगाता है? कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
ये सारी चीजें, ये कहने का सेंस ये है आंतरिक जो क्रिया होती हैं। मान लो मुझे प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है, कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस बता रहा है कि पानी दो, क्या दो? पानी दो। लेकिन यहाँ पे देखो बाहर गर्मी है तब पसीना निकालता है, अंदर तुम्हारे जब ज्यादा गर्मी हो जाएगी, अंदर जब गर्मी लगेगी तभी पसीना निकलेगा। तो क्या करता है ये हाइपोथैलेमस होता है, ये कहता है गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो वो आंतरिक क्रियाओं को ज्ञान कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। इसमें कई चीजें होती हैं, भूख, प्यास इत्यादि, दर्द, प्रेम, घृणा, पेट में दर्द। पेट में दर्द जो होता है वो भी कौन बताएगा? मान लो आंतरिक क्रिया, ठीक है, आंतरिक क्रिया के मतलब है आंतरिक जो होने वाली क्रिया को ज्ञान कराता है, कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, सेरिब्रम, इसे ब्राह्मस्थस कहा जाता है, ये पूरे ब्रेन का 2/3 या 66% होता है। थैलेमस ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जैसे मारना, पीटना, ठंडी, गर्मी, कौन ज्ञान कराता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस ये आंतरिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है, जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, आंतरिक क्रियाओं का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। क्या कराता है? ज्ञान कराता है। जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, प्रेम, घृणा, नफरत इत्यादि जितनी चीजों, ईर्ष्या, जलन, ये कौन कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। क्या करता है? हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, ठीक है। मध्य मस्तिष्क अभी बड़ा हो रहा है, तब तक इसको चाहो तो लिख लीजिए तब तक। अब इसको मैट देते हैं, आप समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। इसको मेट दिया मैंने क्योंकि ज्यादा बड़ा हो रहा था, इधर लिखने में दिक्कत हो रही थी। तो अब हम समझते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। ये मध्य मस्तिष्क के भी 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्ट। इसका जो पहला पार्ट होता है इसे कहा जाता है कार्पोरा, कार्पोरा। और दूसरा होता है वो होता है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, पेंडिकल। ये कार्पोरा क्या करता है? ये देखने और सुनने, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं और किसी चीज को सुनते हैं, तो देखने और सुनने को, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कार्पोरा। जैसे हमने किसी को देखा, मान लो मैंने कोई व्यक्ति को देखा, तो हमने कि यार इस इंसान को मैंने कहीं देखा है, तो देखा तो मेरी आंखों ने, आंखों ने इमेज बना के किसे दी? कार्पोरा को। ये हम अलग चैप्टर में बताएंगे, जो सेंस ऑर्गन होता है उसमें हमारी आई भी आती है, आगे बताएंगे सेंस ऑर्गन में कि आंखों से इमेज कैसे बनती है। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है ब्रेन, तो हम ब्रेन में फोकस करेंगे। तो देखने, जैसे हम कोई चीज को, मैंने किसी इंसान को देखा, अब मैंने कहा मैंने इसे कहीं देखा है, तो उसकी एक इमेज बन के जाती है हमारे आंखों के थ्रू, वो ब्रेन को देता है, किसे? कार्पोरा को। तो कार्पोरा इस इमेज को क्या भेज देता है? ब्रेन में। अब ब्रेन कहेगा इसे कहीं देखा है, देखा देखा देखा, फिर कहेंगे अरे शायद ये फूफा है, ये फूफा है। तो कौन बताता है? देखने और सुनने का। कोई चीज को मैंने सुनी, मैंने कि ये चीज सुनी थी कहीं मैंने, तो उसे सुनकर जैसे हमारा जो कार्पोरा होगा वो ब्रेन तक पहुंचाएगा, तो ब्रेन कहेगा हाँ यार ये सुनी थी वहां पे, ऐसी बात है। तो देखने और सुनने का काम, ये दो, देखने और सुनने के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है, देखने और सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का काम करता है, देखने और सुनने का काम करता है। उसके सिग्नल को कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। सिग्नल को किसको देता है? ब्रेन तक। कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। ये क्या होता है? सेरिब्रल पेंडिकल। ये होता है, ये सेरिब्रल जो होता है, यहां पर किसी कोई दिक्कत? कार्पोरा ये देखने और सुनने का काम करता है। जैसे किसी को मैंने देखा, कोई बात सुनी, उसके सिग्नल को कहां पहुंचाता है? ब्रेन को। किसको पहुंचाता है? ब्रेन को। ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जोड़ता है, यानी कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? जोड़ता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। ये भी क्या होता है? पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। किसका? तो मध्य मस्तिष्क का होता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये स्पाइनल कॉर्ड, जैसे स्पाइनल कॉर्ड ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे एक स्ट्रक्चर बता रहे हो, और ये यहाँ पे ब्रेन, तो इसको जोड़ने का, जो कनेक्टेड होता है उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सेरिब्रल। कौन करता है? सेरिब्रल। यहां तक किसी कोई दिक्कत? हम समझते हैं पक्ष मस्तिष्क के बारे में। तो पक्ष मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। पक्ष मस्तिष्क के
दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ये सेरिबेलम क्या करता है, ये शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। किसका? शरीर का बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? बैलेंस। शरीर का क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है। जैसे देखा हो कभी कभी जो सर्कस जो होता है, सर्कस में लोग एक रस्सी पे चलते हैं। कैसे चलते हैं? क्योंकि उनका जो सेरिबेलम होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, यानी कि मजबूत होता है। वो लोग अपना बैलेंस बना लेते हैं। जैसे कोई कोई एक पैर पे खड़ा हो जाता है, झुकता नहीं है, झुक मतलब कि गिरेगा नहीं, तो क्या कर लेते हैं वो लोग? अपना बैलेंस बनाते हैं। ये पूरी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। जो मार्शल आर्ट होते हैं, कुंफू कराटे वाले होते हैं, वो तो हवा में एक राउंड मार जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो सेरिबेलम होता है उनको बहुत अच्छा उन्होंने ट्रेन कर रखा है। ब्रेन से कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग। वो चाहते हैं कि एक एक राउंड मार देते हैं, किक मार देते हैं। कैसे? क्योंकि उनका सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम जो होता है ये मजबूत होता है। ये बैलेंस बनाने का काम करता है, शरीर का बैलेंस बनाने का। अब होता है ये मेडुला ऑब्लंगाटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चले आगे समझते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? ये पाचन की क्रिया को कंट्रोल करता है। किसको? पाचन की क्रिया को। हमारे शरीर में जो क्रिया होती है पाचन की, उसे कंट्रोल करके रखता है मेडुला ऑब्लंगाटा। उसमें दो क्रिया होती हैं, एक होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। इन दोनों क्रियाओं को मिला देते तो बोला जाता है मेटाबॉलिक। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक। तो ये क्या करता है? ये पाचन की क्रिया को कंट्रोल करता है, पाचन की क्रियाओं को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। किसको? तो मेटाबॉलिक। किसको? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक, देखो एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का जुड़कर बनना, किसी चीज का जुड़कर बनना। जैसे हमारे जो शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? 38 एटीपी मिलकर। तो 38 एटीपी एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो वो दोनों, हमारे जो शरीर होता है उसमें दोनों क्रिया होती है। पाचन में कुछ क्रिया होती है, कुछ उत्सर्जन में होती है, कुछ कहीं होती है। तो हमारे शरीर में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों क्रिया होती हैं। पाचन जो होता है उसमें कैटाबॉलिक भी होती है और एनाबॉलिक भी होती है। तो कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना, और एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना। जब कोई चीज टूटी हुई होती है, वो जुड़कर एक बड़ी चीज बनती है, उसे कहा जाता है एनाबॉलिक। और जब कोई चीज बड़ी होती है उसे थोड़े थोड़े भाग में तोड़ा जाता है, तोड़ के, तो वो कहलाती है कैटाबॉलिक। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, इसका कैटाबॉलिक एग्जांपल है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हम कौर के रूप में खाते हैं ना, तो वो चबा चबा के वो छोटा होता है, टूट ही तो रहा है, टूट रहा है ना। तो हमारे शरीर में दोनों क्रिया होती हैं। इन दोनों क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। चलिए तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क, ब्रेन के कितने? 3 पार्ट। किसके? 3 पार्ट। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में मेरे 3 पार्ट थे। पहला था सेरिब्रम, ये पूरे ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट होता है, लगभग 2/3 होता है। एक चीज और होती है, ये जो होता है, ये दूसरा, देखो पहले सबसे बड़ा पार्ट, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, पहले तो ये होता है सबसे बड़ा। इसके बाद जो दूसरा होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा होता है। जो सेरिबेलम होता है ये दूसरा सबसे बड़ा होता है, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा। ये दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है पश्चिम मस्तिष्क का। कौन? सेरिबेलम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझ गया। ब्रेन के बारे में ये तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, पूरे ब्रेन का 2/3 यानी कि 66% होता है। और ये हमारी स्मृति यानी कि मेमोरी होती है। हम जो कुछ याद रखते हैं, याददाश्त होती है, वो सारी चीजें इसी में स्टोर रहती हैं। थैलेमस ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे ठंडी, गर्मी, मारना, पीटना, कूचना, कुछ भी हो, ये किस में आता है?
थैलमस में। हाइपोथैलेमस ये आंतरिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है, किसका? आंतरिक क्रियाओं का, जैसे भूख प्यास इत्यादि। भूख प्यास, पसीना, गर्म, प्रेम, घृणा, नफरत, गुस्सा, ये सारी चीजें किसकी होती हैं? हाइपोथैलेमस की। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट, पहला कार्पोरा, देखने और सुनने का काम करता है कार्पोरा, देखने और सुनने का काम कौन करता है? कार्पोरा। दूसरा सेरिब्रम पेंडिकल, स्पैन ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क के दो पार्ट, सेरिबेलम जो बैलेंस बनाने का काम करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये पाचन की क्रियाओं को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ब्रेन को समझ गए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में समझ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।